चलिए हम लोग अभी देखे हैं एक लेखक परिचय, अब देखेंगे हम लोग पाठ। पधारो मारे देश। देखो ये रेगिस्तान है, ठीक है, रेगिस्तान है और इसमें बोला जा रहा है कि हमारे देश पधारो। ये किसको बोला जा रहा है? पानी को, बारिश को, कि हमारे देश भी पधारो महाराज, हम लोग आदमी हैं, आके थोड़ा बरसो। बुझा रहे ना? सोचो यहाँ पे विनती किया जा रहा है कि बरसो, यहाँ विनती किया जा रहा है कि बरसो, और गाना वाले गाना गाना गा के बारिश बरसा देते हैं। वो गाना आया था ना, वो ऐ खुदा बोल दे अपने बादलों से, तो उसमें वो दांत चिहारता है ना तो बारिश होने लगता है। ये बेचारा विनती कर रहा है यहाँ पे। देखो, कभी यहां समुद्र था, लहरें उठती रहती होंगी, काल की लहरों ने उस अथाह समुद्र को न जाने कैसे सुखाया होगा। आपको पता है बालू कहां मिलता है? समुद्र में, नहीं तो बड़े बड़े नदियों में। सोन में बालू मिलता है तो बड़ा बड़ा नदी ही है ना। तो ये जो इतना बालू आया, तो लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि यहां पहले क्या होगा? पानी होगा, समुद्र होगा। अब सोचो कि कैसे उसको सुखाया गया होगा कि साफा पानी सूख गया इसमें से। अब यहां रेत का समुद्र है, समुद्र अभी भी है लेकिन किसका है? खाली रेत का। लहरें अभी भी उठती हैं। समुद्र में जैसा लहर आता है सुनामी और ज्वार भाटा, वैसे यहां भी लहरें उठती हैं। तुमको इसमें छोड़ दिया जाए ना तो बालू से दबा के मर जाएगा आदमी, इतना दूर दूर में है ये। प्रकृति के विराट रूप को एक दूसरे विराट रूप में यदि समुद्र से मरुभूमि में बदलने में लाखों वर्ष लगे होंगे। सोचो, लेखक कह रहे हैं कि ये समुद्र जो है इसको बदलने में, पानी को सूखने में कितना बरस, लाखों वर्ष लगा होगा। नए रूप को आकार लिया हजारों वर्ष हो चुके, लेकिन राजस्थान का समाज, राजस्थान समाज अपने पहले रूप को नहीं भूला है। वह अपने मन की गहराई में आज भी उसे हाकड़ो नाम से याद रखे हैं। कोई 1000 बरस पुरानी डिंगल भाषा में और आज की राजस्थानी में भी हाकड़ो शब्द उन्हीं पीढ़ियों की लहरों में तैरता रहा है जिनके पुरखों ने कभी समुद्र नहीं देखा था। आज के मारवाड़ पश्चिम में लाखों बरस पहले हाकड़ों के अलावा राजस्थान के मन में समुद्र के और भी कई नाम हैं। राजस्थान में समुद्र को वहां पे हाकड़ो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाकड़ो। और वहां पर उसके और कई नाम हैं। संस्कृत से विरासत में मिले सिंधु, सरितापति, सागर, वाराधीप, ये सब संस्कृत में मिला है इसको। सिंधु समुद्र को, सरितापति, सागर, वाराधीप तो ही हैं ही आंच, उवह, देधाड़, वड़नीर, बारहर, सफरा, भडार जैसे संबोधन भी हैं। एक नाम हेल भी है। इसका अर्थ समुद्र के साथ विशालता और उदारता भी है। यह राजस्थान के मन की उदारता है कि विशाल मरुभूमि में रहते हुए भी उनके कंठ में समुद्र के इतने नाम मिलते हैं। मतलब कहा जाए कि कोई फायदा नहीं है उस रेगिस्तान से, लेकिन उतना सारा नाम रखा हुआ है। इसकी दृष्टि बड़ी विचित्र रही होगी। सृष्टि की जिस घटना के घटे लाखों बरस हो चुके हों, जिसे घटने में भी हजारों बरस लगे, उसका जमा, उस सब का जमा घाटा करने के बैठे तो आंकड़ों का निरंतर विस्तार के अंधेरे में खो जाने के सिवा और क्या हाथ लगेगा। खगोल शास्त्री लाखों करोड़ों मील की दूरियों को प्रकाश वर्ष से नापते हैं, लेकिन राजस्थान के मन ने युगों के भारी भरकम गुणा भाग को पलक झपक में निपटा दिया। इस बड़ी घटना को वह पलक दरियाओं की तरह याद रखे हैं। पलक झपकते ही दरिया सूख जाना भी इसमें शामिल है और भविष्य में इस सूखे स्थल का क्षण भर में फिर से दरिया भी बन जाना। समय की अंतहीन धारा को क्षण क्षण में देखने, विराट विस्तार को अड़ू में परखने वाली पलक ने, दृष्टि ने हाकड़ों को खो दिया, पर उसके जल को, कड़ कड़ को बूंदों में ही देख लिया। इस समाज ने अपने को कुछ इस रीति से ढाल लिया कि अखंड समुद्र खंड खंड होकर ठाव ठाव यानी कि जगह जगह फैल गया। पाठ्य पुस्तक से लेकर
देश के योजना आयोग तक राजस्थान की विशेषकर मरुभूमि की छवि की एक सूखे उजड़े पिछड़े क्षेत्र की है। थार रेगिस्तान का वर्णन तो कुछ इस तरह से मिलेगा कि कलेजा सूख जाए। देश की सभी राज्यों में क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला राजस्थान भूगोल की सब किताबों में वर्षा के मामले में सबसे अंतिम है। पूरे भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला प्रदेश राजस्थान है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला प्रदेश ढूंढोगे तो उत्तर प्रदेश मिलता है। और बोलोगे राजस्थान है तो उत्तर प्रदेश कैसे मिल गया? उत्तर प्रदेश में भूमि जो है वो भूमि सब कामयाब भूमि है। कामयाब मतलब सही भूमि है। और राजस्थान में जो जमीन है वो रेगिस्तान जो है सफा बंजर भूमि है। इसीलिए उपजाऊ भूमि की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाता है। और खाली जमीन बोला जाए कि जमीन सबसे ज्यादा कहां है, ठीक है रेगिस्तान है, लेकिन सबसे ज्यादा कहां है? राजस्थान है। लेकिन कि वर्षा के मामले में नंबर 1 है जमीन के मामले में, जो कि यूज नहीं है कोई भी उसका। और वर्षा के मामले में सबसे अंतिम पायदान पे आता है। सबसे कम बरसता है पानी जाकर रेगिस्तान में। क्यों? क्योंकि पेड़े नहीं है ना उतना। वर्षा को पुराने इंच में मापे या नए सेंटीमीटर में, यहां सबसे कम ही गिरती है। यहां पूरे बरस में 60 सेंटीमीटर ही वर्षा का औसत है। देश की औसत वर्षा 110 सेंटीमीटर रखी गई है। पूरे देश में 110 सेंटीमीटर बारिश होता है, लेकिन राजस्थान में खाली कितना होता है? 60 सेंटीमीटर। मतलब समझो आधा वाले कम है लगभग। उस हिसाब से राजस्थान का औसत आधा ही बैठता है। लेकिन औसत बताने वाले आंकड़े का भी यहां कोई ठीक चित्र नहीं देख सके। राज्य में एक छोर से कभी एक जैसा वर्षा नहीं होती। कहीं यह 100 सेंटीमीटर से अधिक है तो कहीं 25 सेंटीमीटर से कम। ऐसा भी नहीं है कि एक जगह जैसा है। कहीं कहीं वर्षा राजस्थान में ही 100 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होता है, तो कहीं कहीं 25 सेंटीमीटर से भी कम। भूगोल की किताबें प्रकृति को, वर्षा को यहां अत्यंत महाकंजूस महाजन की तरह देखती है। ये शिकार बताती है। इस क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, श्री गंगानगर आते हैं। लेकिन यहां कंजूसी में भी कंजूसी मिलेगी। वर्षा का वितरण बहुत असमान है। पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से तक आते आते वर्षा कम से कम होती जाती है। मतलब क्या हुआ कि वर्षा बरसता है, लेकिन पूर्वी हिस्सा से पश्चिमी हिस्सा आते आते कम होता जाता है। इधर ज्यादा होता है, इधर कम होता जाता है। पश्चिमी आते आते सूरज की तरफ डूबने लगती है। यहां पहुंचकर सिर्फ 16 सेंटीमीटर रह जाती है। मतलब 110 सेंटीमीटर पूरे इंडिया में वर्षा होना चाहिए चारों तरफ, और यहां पे खाली कितना बरसता है? 16 सेंटीमीटर। इसकी मात्रा की तुलना कीजिए दिल्ली से, जहां 150 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी गिरता है। तुलना कीजिए गोवा से, कोंकण से, चेरापूंजी से, जहां 500 से 1000 सेंटीमीटर तक जाता है। दिल्ली में 150 सेंटीमीटर से ज्यादा पानी, गोवा में, चेरापूंजी में, ये सब में 500 से 1000 सेंटीमीटर बारिश होता है। लेकिन अपने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में केवल कितना बरसता है? 16 सेंटीमीटर। मरुभूमि में गोवा, सूरज गोवा, चेरापूंजी की तरह यहां बरसता है। पानी कम और गर्मी ज्यादा, दोनों बातें मिल जाए तो जीवन दूभर हो जाता है। सोचो, कहीं पानी कम है और गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है दुनिया के बाकी मरुस्थलों में पानी लगभग इतना ही गिरता है, गर्मी इतनी ही पड़ती है, इसीलिए बसावट भी बहुत कम रही है। लेकिन राजस्थान के मध्य मरु प्रदेश में दुनिया के अन्य प्रदेशों की तुलना में न सिर्फ बसावट ज्यादा है, बल्कि बसावट में जिंदगी की सुगंध भी है। कि जहां पानी की किल्लत हो जाए और जहां बहुत ज्यादा गर्मी हो, वहां पे कम आदमी रहने लगता है। सबसे जो ज्यादा प्रदेश गर्म है वो दिल्ली है, और सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ बसा है जाकर के? दिल्ली में। लोग कष्ट में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा देखो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होता है, शहरों में कि गाँव में? शहरों में है। प्रदूषण है, रोग है, हल्ला गुल्ला है। और सबसे ज्यादा लोग भी कहाँ हैं? शहरों में। गांव में चले जाओ, स्वच्छ हवा, फ्रेश पानी,
सब कुछ रहेगा, लेकिन गांव में जनसंख्या क्या है, कम है। अगर देखा जाए पूरा मरुभूमि में जहां जहां मरुभूमि हो वहां लोग ज्यादा नहीं है, कम है, लेकिन राजस्थान ठीक इसके विपरीत है, राजस्थान में ही ज्यादा है। इसका एक इलाका दूसरे मरुस्थलों की तुलना में सबसे जीवंत माना गया है। इसका रहस्य यहाँ के समाज में है। राजस्थान के समाज ने प्रकृति से मिलने वाले इतने कम पानी का रोना नहीं रोया। देखिए आपके पास क्या है, इसके लिए रोना नहीं है, जो है सही है, ये उपाय ढूंढो कि और इसको आगे कैसे किया जाए। इसे चुनौती की तरह लिया और ऊपर से नीचे तक इस तरह से ढंग से खड़ा किया कि पानी का स्वभाव समाज के स्वभाव में सरल ढंग से बहने लगा। इस सवाई स्वभाव से परिचित हुए बिना यह कभी समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पिछले 1000 साल के दौर में जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फिर जयपुर जैसे बड़े शहर में भी बड़े सलीके के साथ कैसे बस गए। इन शहरों की आबादी कोई कम नहीं थी। इतने ही पानी के इलाकों में होने के बावजूद भी शहरों का जीवन देश के अन्य शहरों के मुकाबले कोई कम सुविधाजनक नहीं है। राजस्थान में हम भी रहे हैं, करीब 8-10 महीना रहे होंगे, तो वहां पे पानी का एकदम बिल्कुल जैसे हम लोग के पास पानी मिलता है ना, उस तरह से पानी मिलता है, कोई झंझट नहीं है, बढ़िया पानी आता है। और जो कि वहां पर रेगिस्तान है तो कोई दिक्कतें नहीं होता है बाकी शहरों की अपेक्षा। इतने कम पानी होने के बावजूद तो इसमें हर एक शहर अलग अलग दौर में लंबे समय तक सत्ता, व्यापार, कला का प्रमुख केंद्र भी बना रहा। जब मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे आज से बड़े शहरों की छठी भी नहीं हुई थी, तब जैसलमेर आज के ईरान, अफगानिस्तान से लेकर रूस तक के भागों से होने वाला व्यापार का केंद्र बन चुका था। जीवन की, कला की, व्यापार की, संस्कृति की ऊंचाइयों को राजस्थान के समाज ने अपने जीवन दर्शन की विशिष्ट गहराई के साथ छुआ था। इस जीवन दर्शन में पानी का काम एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता था। सचमुच ढेले भर के विकास के इस दौर ने पानी की इस भव्य परंपरा को कुछ क्षय जरूर किया है, पर वह आज उसे पूरी तरह से तोड़ नहीं सका है। यह सौभाग्य ही माना जाना चाहिए। पानी के काम में भी यहाँ भाग्य है, कर्तव्य भी। वह भाग्य ही तो था। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से अर्जुन के साथ वापस द्वारिका इसी रास्ते से लौटे थे। उनका रथ मरुभूमि देश को पार कर रहा था। तब जैसे आज के जैसलमेर के पास त्रिकुट पर्वत पर इत्सुंग ऋषि तपस्या करते हुए मिले थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और कृष्ण जब द्वारिका जा रहे थे तो उनका रथ उसी रास्ते से गया था, उसी रेगिस्तान से होकर गया था। वहां पे एक ऋषि थे इत्तुंग, वो क्या कर रहे थे, वहां पे तपस्या कर रहे थे। कृष्ण जी गए वहां पे और जाकर के ऋषि को प्रणाम किया और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के बोला कि बोलिए क्या चाहिए आपको। तो उत्तुंग का अर्थ है ऊंचा, और वे सचमुच ऊंचे थे। घटना समझ में रखा हुआ है। महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, दुर्योधन मारा गया, तो कृष्ण जो थे अर्जुन के रथ को लेकर के द्वारिका जा रहे थे और वही रास्ता से गुजरे। जैसे मान लो मोदी जी को डेहरी जाना हो, तनिए भटा गया, बीच में अमृतला पार करेंगे कि नहीं करेंगे, उड़ के रहने जाएंगे, हाँ हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो उड़ के जाएंगे, भाई रोड जाएंगे तो नहीं जाएंगे। अतलिए यहाँ पे ऋषि मुनि भटा गए तो उतरे, वहां पे कृष्ण जी वहां पे रुके, ऋषि को प्रणाम किया। कौन ऋषि थे वो? इत्तुंग। कौन? बोलो, कस के बोलो। प्रणाम किया और इत्तुंग से बोला कि बोलिए क्या चाहिए आपको, क्या है? तो वो बहुत ऊंचे स्वभाव के थे। उन्होंने क्या कहा जानते हो कि यदि मेरे कुछ पुण्य होगा, हे भगवान ये हमको वरदान दीजिए, ये हमको आशीर्वाद दीजिए कि इस पूरे राज्य में कभी भी जल का अकाल ना रहे। अब बताओ, रेगिस्तान में खड़ा होकर कह रहे हैं कि यहां पानी का कमी नहीं होना चाहिए। खड़ा कहां है? रेगिस्तान में। और क्या मांग लिए कि जल का कमी नहीं, और तथास्तु कृष्ण जी कह के चले गए। कृष्ण जी कह के चले गए। लेकिन मरुभूमि का भगवान इस समाज ने वरदान को पाकर हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठा। अपने के पानी के मामले में किसी तरह तरह से कसा, गांव गांव, ठाव ठाव, वर्षा को बरस भर सहेज रखने की रीति बनाई। वो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कोई कोई फंस जाता है आदमी। जैसे एक आदमी था, तपस्या कर रहा था। क्या कर रहा था? तपस्या। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले मांगो, कुछ मांगो, हमसे वर मांगो, लेकिन एक कंडीशन है कि एक ही देंगे। बोला कि रुकिए घरे से पूछ के आते हैं। घरे से पूछ के आते हैं। घरे उसके पापा के पास गया,
बोला पापा हम पे भगवान प्रसन्न हैं, एक वर मांगने के लिए बोला गया है, बोलिए क्या मांगे। पापा बोले कि बेटा मेरा आंख नहीं है। हम सोचते हैं कि इस दुनिया, हम जन्मजात अंधे हैं, हम सोचते हैं इस दुनिया को देखें, इसीलिए मेरे लिए क्या मांगना, आंख मांगना। मिल गई माई उसकी। माँ पूछी कहां जा रहा है दौड़ा दौड़ा। बोला कि भगवान हम पे प्रसन्न हैं, हमसे एक वर मांगने के लिए बोले हैं। पापा बोले हैं आंख मांगिए। बोले कि वो तो बुढ़े हो गए, अब आंख लेके क्या करेंगे। हम लोग के पास बेटा संपत्ति नहीं है, धन दौलत नहीं है, बड़ी दुख में रहते हैं, खाने के लिए भी नहीं मिलता है, तो तू ऐसा करना, तू धन मांगना। आगे बढ़ा, भागा भागा जा रहा था तो उसके बीच में पत्नी मिल गई। अभी बोले कहां जा रहे हैं, कितना दिन से नहीं आए, आज कहां जा रहे हैं फिर दौड़े हुए। बोले कि ऐसा बात है। तो बोले कि क्या मांगने जा रहे हैं। तो बोले कि पापा बोले आंख मांगना, मम्मी बोली धन मांगना, हम देखते हैं इसमें से कुछ मांगेंगे। तो बोले कि देखिए आंख तो ठीक है, वो बूढ़े हो गए, धन तो ठीक है, हमारे को कोई संतान नहीं है, तो ऐसा कीजिएगा संतान मांगिएगा। अब तो बेचारा फंस गया, अब क्या मांगे, 3 गो चीज है, 3 गो चीज हो गया। अब पापा आंख मांग लिए, मम्मी क्या मांग ली, ये अब पूरा उलझ गया कि क्या करे। फिर एगो आदमी भेटाया, बोला कि क्या हुआ। तो बोला अब सब कहानी बताएगा, ऐसा बात है, एक के लाइफ लाइन है मेरे पास, 3 गो अटेम्प्ट हो गया है, एगो 100 का नोट था, एगो छोला मांगा है, एगो कुर्ता मांगा है, एगो सब कुछ मांग लिया, तो मैं कैसे खरीदे सब कुछ में। बोला क्या ऐसे मत मांगो, वो जाके मांगो। वो ऐसा चीज मांगा कि मिल गया। क्या मांगा, मेरा बेटा, वो बोला कि मेरा बेटा, भगवान से जाकर बोला कि देखिए हमको एक दीजिए, मेरा बेटा सोना के कटोरी में खाना खाए, दूध भात खाए, तो मेरे पापा उसको देखें, महल में बैठ करके सोना के कटोरी में खाना खाए तो उसको पापा देखें। मेरा बेटा महल में बैठकर सोना के कटोरी में खाना खाएगा तो उसके पापा देखेंगे। देखेंगे कब, जब उनका आंख सही होगा। आंख मांग लिया, मेरा बेटा मिल गया महल मिल गया और सोना का कटोरी भी मिल गया, यानी कि धन मिल गया, तीनों काम लपेट दिया कि नहीं लपेट दिया के में। अभी नहीं दिमाग लगाओ कुछ को मांग के चले आओ ना, ऐसा नहीं है। एगो और कहानी सुना देते हैं। 3 गो दोस्त था, काला कलूटा, अरे सिर बैठो, काला कलूटा, सिर के बाल में और मुंह में अंतर, तीनों सब कोई खूब हंसता था। एक दिन खिसिया के गया तपस्या करने, चला गया पहाड़ पे, तपस्या किया, भगवान प्रसन्न हो गए, बोले एक एक वर मांगो। पहला मांगा कि हमको सुंदर बनाइए, खूब सुंदर बनाइए, खूब सुंदर बना। दूसर का देखा हंसा, बोले ओ, बोला इससे सुंदर हमको बनाइए। यो बना कि सर का देख के खूब हंसा, बोला ओ ये बात है, ये दोनों को पहले जैसन बनाइए तीसर का मुंह मांग लिया कि दोनों को पहले जैसा बनाइए अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हम मांग ले कि दोनों को पहले जैसा बनाइए। सोचो बबुआ, खतरनाक आदमी था वो। हाँ तो क्या हुआ था, कृष्ण जी से क्या वरदान मांगा गया था कि यहाँ पे पानी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। सोचो रेगिस्तान में खड़ा होकर कह रहे हैं कि पानी कभी खत्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भगवान जी तथास्तु कह के चले गए तो बस सब कोई बस कृष्ण जी कहले बड़न अब जब पानी खत्म नहीं हो, नहीं वो परंपरा अपनाया। क्या रीति के लिए है, एक पुराना शब्द बोझ है, यानी कि रचना, युक्ति, उपाय, सामर्थ्य और विवेक की विनम्रता के लिए शब्द का उपयोग होता रहा है। वर्षा की बूंदों को सहेज लेने का बोझ विवेक के साथ रहा है और नम्रता भी लिए हुआ है। यहाँ के समाज ने वर्षा को इंच या सेंटीमीटर में नहीं, अंगुलिया वाला बित्तों में नहीं, बूंदों में मापा गया होगा। वहां पर लोग एक एक बूंद पानी को बचाया है। उसने इन बूंदों को करोड़ों बूंदों की तरह देखा, बहुत सहज ढंग से बोझ और इस तरल बूंदों को सजोकर पानी की जरूरत को पूरा करने की एक भव्य परंपरा बना ली, जिसकी धवल धारा इतिहास से निकलकर वर्तमान तक बहती है। वर्तमान को भी इतिहास बनाने की ओज यानी कि सामर्थ्य रखती है। राजस्थान के पुराने इतिहास में मरुभूमि या अन्य क्षेत्रों का वर्णन सूखे और उजड़े अभिशप्त क्षेत्र की तरह नहीं मिलता है। रेगिस्तान के लिए आज प्रचलित थार शब्द ज्यादा नहीं दिखता। अकाल पड़े हैं,
कहीं कहीं पानी का भी कष्ट रहा है, पर गृहस्थी लेकर जोगियों ने, कवियों ने, मांगड़ियों ने, लंगाओं ने, हिंदू मुसलमानों ने इस धरती को धोरारी कहा है। रेगिस्तान के पुराने नामों में स्थल है, जो शायद हाकड़ों समुद्र के सूख जाने के स्थल के सूचक रहा हो। फिर स्थल का थल और थल से महाथल, और बोलचाल में थली और धर धूधल भी हुआ। थली तो एक बड़ी मोटी पहचान तक रहा है, बारीक पहचान में उसके अलग अलग क्षेत्र विशिष्ट नाम लिए हुए थे। माड़, मरवाड़, मेवाड़, मेरवाड़, ढूंढार, गुड़वाड़, हड़ौती जैसे विभाजन तो दरसेक, धनवेश जैसे छोटे विभाजन भी थे। इस विराट मरुस्थल के छोटे बड़े राजा चाहे जितने हों, नायक तो एक ही रहा, श्री कृष्ण। मरुकनाय जी का वरदान और समाज के नायकों का खोज वोज समर्थ का एक अनोखा संयोग हुआ। इस संयोग से वोजतो यानी कि हर एक द्वारा अपनाई जा सकने वाली सरल सुंदर संयोग भी रीति को जन्म दिया। कभी धरती पर क्षितिज पर हाकड़ों ऊपर से आकाश में बादलों का रूप में उमड़ने लगा। ये बादल कम ही होंगे, पर इस समाज ने इनके समाये जल को इंच इंच या सेंटीमीटर में न देख अनगिनत बूंदों की तरह देखा, और इसे मरुभूमि में राजस्थान भर में ठीक बूंदों की छिटके, टांटों, कुंड कुंडियों, बेरियों, जोहड़ों, नाड़ियों, तालाबों, बावड़ियों एवं कुएं कुइयों अखंड हाकड़ों को खंड खंड कर नीचे उतार दिया। समझिएगा यहाँ पे बात क्या कह रहा है। नॉर्मली हम लोग का बारिश होता है, हम लोग 1% बारिश का यूज नहीं करते हैं। कल बारिश हुआ था ना, को आदमी बाल्टी भरा होगा, एको नहीं, और सरियाया होगा, अरे खलिया दे पानी होने निकलो, छत पे नाली जाम हो गई बकारे, जाके खलिया पानी निकलो होने किनारा जाओ, होता होगा ऐसा। वो लोग क्या करता है, हम वहां पे रहे तो देखें, वो सब कोई क्या किया है, छत को ऐसा बनाया है कि उसका पाइप से एक जगह ही पानी गिरेगा। धरती में क्या किया उसने, ड्रम बैठा रखा है बड़ा बड़ा, और सब पानी ले आकर के इसमें क्या कर लेता है, जमा कर लिया। एक भी पानी वेस्ट नहीं जाने देता है, जल्दी सब पानी को जमा करता है, और जमा करके फिर इसी पानी को क्या करता है, ये बर्तन धोने में, नहाने में यूज कर लेता है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल होता है, इससे शुद्ध जल कोनो नहीं है, क्योंकि फ्रेश आता है। हाँ, ये हो सकता है कि आते वक्त धूल कण जो हो उसमें जाकर के मिल जाए, फिर 2-4 मिनट के बाद धूल कण जब मिल खत्म हो जाता है, तब तो शुद्ध जल गिर रहा है, तो सब जमा कर लेता है। जमा करने के बाद ये पनिया थिरा जाता है, तो इसको पीता भी है। तो ये सब उपाय ढूंढा, उसी उपाय का नाम क्या दिया, टांको। कहीं कहीं उसी चीज को टांका कहा जाता है। कुंड कुंडियों, इसी को कहीं कहीं कुंड कुंडिया कहा जाता है। बेरियों, जोहड़, नाड़ियों, कहीं कहीं बड़ा बड़ा तालाबे बनवा के उसको बटोरा गया उसमें। मतलब क्या हुआ कि रेगिस्तान एक जगह है, ऐसा नहीं कि पूरा जमीन में रेगिस्तान है, माटी भी हो जा, तो माटी में ले जाकर तालाब वाला बनाया, और टोटल पानी सरिया करके कहां ले गया, सब तालाब में, वहां पे लेके जमा कर लिया। कुछ नहीं तो सिंचाई होगा ना। ये इसके बाद में बावड़ियों, कुएं कुइयों, मतलब बहुत सारे समुद्र को लोग धरती के नीचे उतार दिया। ठीक है, ओजा पानी नहीं है, हेजा तो कर सकते हैं। जसढोल यानी कि प्रशंसा करना, राजस्थान ने वर्षा के जल को संग्रह करने की एक अनोखी परंपरा, जस का कभी ढोल नहीं बजाया। ऐसा नहीं कि वो लोग नाच रहा है कि हम लोग उपाय ढूंढ लिए। आज देश के लगभग सभी छोटे बड़े शहर, अनेक गांव, प्रदेश की राजधानियां और देश की राजधानियां खूब अच्छी वर्षा के पानी के जुटाने के मामले में भी कंगाल हो रही है। हम लोगों की तरफ पानी बहुत अच्छा है, लेवल बहुत अच्छा है पानी का, लेकिन फिर भी कितना जना का कल टंगा जाता है। कोई उसका, हम लोग को लगता है कि कोई उसका उपाय नहीं है। उपाय तो है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। समझ में आ रहा है। इससे पहले कि देश पानी के मामले में बिल्कुल ऊंचा सुनने लगे, सूखे मानो इस हिस्से राजस्थान में मरुभूमि में फली फूली जल संग्रह की भव्य परंपरा का जसढोल ही बजना चाहिए। इसीलिए लेखक कहते हैं कि पधारो हमारे देश। वो इस पाठ से हम लोग को यह सीखने को मिलता है कि अगर आपके पास संसाधन का कमी है तो उसका रोना रोने से कोई फायदा नहीं है। रोना रोने से कोई फायदा नहीं, उसका उपाय ढूंढो कि उसको कैसे सही किया जाए। अगर नॉलेज में कमी है, पढ़ाई में कमी है, रोना नहीं रोना है कि हमारे को तो नॉलेज में कमी है, हमारा तो ये, अरे कुछ नहीं है। दिमाग सबका बराबर रहता है, यूज कैसे करता है उसी के अनुसार वो तेज हो जाता है और उसी के अनुसार वो मूर्ख हो जाता है।
तो रोना रोना नहीं है, राजस्थान की तरह उपाय ढूंढना है कि किस तरह से कैसे यूज किया जाए। तो ये था हम लोगों का पाठ का व्याख्या। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में पाठ के प्रश्नोत्तर।